पुड़मी। हाल ही में हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा काफी हद तक कम हो गई है। पौधों को इन कार्यों में सक्षम करने के लिए लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों से उपयुक्त पोषक तत्व प्राप्त करने में, मजबूत पौधों और जड़ व्यवस्था के अच्छे विकास के लिए, पौधों को लाभदायक जीवाणु और कवक के विकास के लिए मिट्टी में कम से कम 2% कार्बन होना चाहिए। पुड़मी के उपयोग से कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाता है। पुड़मी में 50% ह्यूमिक एसिड होता है। साल में कम से कम 2 बार पुड़मी के उपयोग से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका नतीजा फसल और मिट्टी दोनों स्वस्थ रहेंगे। हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। हमें 20 किलो प्रति एकड़ पुड़मी का उपयोग करना चाहिए। आइए प्रतिभा बायोटेक की पुड़मी का उपयोग करें, मिट्टी में कार्बन और उसके प्रतिशत को बढ़ाएं और अच्छी फसल प्राप्त करें। पुड़मी पुड़मी। समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम मिर्ची के फसल में पिछले 1 साल से हमला करने वाले काले खुजली वाले कीड़े एफिड्स, ब्लैक थ्रिप्स या फूल कीट या वेस्टर्न थ्रिप्स, इन कीटों से मिर्ची के फसल को कैसे बचाए, इनका निवारक उपाय क्या है और इनकी सीमाएं क्या है, इन सब के बारे में हम जान लेंगे। इन फूल कीड़ों का शास्त्रीय नाम है फ्रैंकीनिल्ला ऑक्सीडेंटालिस, जहां मुख्यतः हमें अमेरिका और यूरोप देशों से आया है। वहां 10 से 15 साल पहले ही ये पैदा हुआ है। वहां से आकर हमारे एशियन खंड में प्रवेश किया है, जहां पूरे फसलों में फैल चुका है। हमारे यहाँ पिछले साल से इसका प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। मुख्यतः मिर्ची के फसल में इसने जोरदार हमला किया। ये एक ब्लैक थ्रिप्स देखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, तकरीबन 1 मिलीमीटर होता है। ये 1 मिलीमीटर लंबाई का होता है, लेकिन ये जो नुकसान करता है वो बहुत है। अंदाजन मिर्ची की फसल में 25 क्विंटल एक उपज आती है, जिन पर यह हमला करके 5-6 क्विंटल ही करता है, वो भी एक बिना गुणवत्ता के। इतना जोरदार नुकसान उसने पिछले साल किया है। ये ब्लैक थ्रिप्स हमला फसल पर करने पर इससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान मिर्ची की फसल बुआकर 15 दिन 1 महीना हुआ हो और मिर्ची की फूल धारणा समय अभी है, ये ब्लैक थ्रिप्स का हमला पुष्प धारणा के समय ही अधिक होता है। ऐसे वक्त में इस ब्लैक थ्रिप्स से कैसे छुटकारा पाए, वो असल में क्या है, ये अच्छी तरह समझाता हूँ। ये ब्लैक थ्रिप्स की जो प्रौढ़ दशा में होता है, जिसके पंख निकले हुए होते हैं, वो अंकुरित पत्तियों के बीच या फिर पंखुड़ियों के बीच में या फिर पत्तों के नीचे पत्तों के छेदों में घुसकर अंडे डालते हैं। साधारणतः 30 से 40 अंडे डालते हैं। 30 से 40 अंडों में से अगर गर्म वातावरण हो तो सिर्फ 2 दिन में अंडों से बाहर आते हैं। अगर वातावरण ठंडा हो तो इसी को 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन वातावरण गर्म हो तो सिर्फ 2-3 दिन में कीड़े बन जाते हैं। मतलब एक फूल कीड़ा हमारे वातावरण में, जो कि थोड़ा गर्म वातावरण है, तो उसके हिसाब से एक ब्लैक थ्रिप सिर्फ 3 दिन में 30 से 40 कीड़ों को जन्म देता है। तो इसलिए इनका हमला तीव्र होता है। देखने में बहुत छोटा 1 मिलीमीटर का होने पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रजनन होते से, इनका आयुष्य बहुत ही छोटा होने की वजह से और ये फूल कीड़े 30-40 अंडे देने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं, जिस वजह से उनके हमले से बहुत नुकसान होता है। और यहाँ अंडा देने के बाद वातावरण गर्म हो तो 2-3 दिन में बाहर आता है। वातावरण ठंडा हो तो 10-15 दिन लगते हैं। ये बाहर आने के बाद
इल्ली अवस्था में भी नुकसान करता है और पंख आने के बाद भी नुकसान करता है। एक तरह से रक्त चूसने वाले कीड़े या अन्य प्रकार के कीड़े पंख आने के बाद नुकसान करते हैं, लेकिन ये पंख आने के पहले भी नुकसान करते हैं। इनके अंडे हमें दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं और पत्तों के छेदों में होते हैं या फिर अंकुरित पत्तों में ही होते हैं या फूलों के पंखुड़ियों में होते हैं। इन ब्लैक थ्रिप्स में नर और मादी कैसे पहचानना? अगर मादी हो तो गहरे गेहूं के रंग के होते हैं और नर हल्के पीले रंग के होते हैं। इनके अंडे भी हल्के पीले रंग के होते हैं और इल्लियां भी हल्के पीले रंग के होते हैं। तो ये ब्लैक थ्रिप्स के लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। तो इन कीटों के हमले से बचने के लिए दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक ऐसे बोलते हैं कि इन्हें रासायनिक उर्वरकों से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसको सिद्ध किया है कि केवल तात्कालिक राहत मिलती है, लेकिन पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। ऐसे इन्हें जीवशास्त्रीय तरीका मतलब सहजता से ही नियंत्रित कर सकते हैं। सिर्फ सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं, ना कि रासायनिक तरह से। यह इन लोगों ने सिद्ध किया है और वही सही भी है। पिछले साल भी हमारे किसान भाई हर 3 दिन के बाद बहुत खर्चा करके 1 एकड़ को 1500 से 2000 खर्चा करने के बाद इसका निवारण नहीं हुआ है। उस तरीके से अंदाजन 1 महीने तक छिड़काव करने के बाद भी कीटों का निवारण नहीं किया गया। इसलिए रासायनिक पदार्थों पर, दवाइयों पर हम निर्भर होने पर भी बायोलॉजिकल रेमेडी सहजता से इन कीटों का निवारण करना सही होगा। ब्लैक थ्रिप्स को या फूल कीड़ों को हम नियंत्रित करने के लिए ज़्यादातर ये इल्ली अवस्था में ही सहजता से बायोलॉजिकल रेमेडी जो भी है इसका प्रयोग इल्ली अवस्था में ही नाश कर सकते हैं। पंख आने के बाद उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। हम इस बायोलॉजिकल मेथड को 4 से 5 बार दोहराने से इसका जीवन चक्र पर असर दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी लार्वा अवस्था में हम उन्हें नष्ट करेंगे तो फिर से जो भी इल्लियां अंडे से बाहर आती है, फिर से उन्हें मारने से हम उनके जीवन चक्र को रोक सकते हैं। इसको रोकने से उसके कीड़ों की प्रजननता को हम प्रतिबंध कर सकते हैं। तो ऐसे करना चाहिए। तो इसलिए हाल ही में जो परिणाम दिखा है, अगर हम माइक्रोबियल पद्धति से देखेंगे, जितना फायदा मिला है उससे पिछले साल में जिन्होंने ये प्रयोग किए हैं उनमें से ये साबित हुआ है कि बवेरिया बाकियाना नाम का एक शिलींध्र, वर्टिसिलियम लकानी ये दूसरा शिलींध्र, इन दोनों के ब्लैक थ्रिप्स में जब वो इल्ली अवस्था में होंगे उस पर इतना अच्छा प्रभाव होकर अच्छी तरह से नियंत्रित करने उन्हें नष्ट करते हैं। इसलिए ब्लैक थ्रिप्स हमें दिखाई देने से पुष्पधारणा अवस्था में या उसके पहले ही अवस्था में दिखाई देते हैं। जैसे ही 1-2 दिखाई देते हैं तभी से हम निवारण कार्य शुरू करने पर अच्छा फायदा मिलता है। बायोलॉजिकल रेमेडी मतलब इन शिलींध्रों का पहले ही उपयोग करने से उन कीटों के प्रभाव को, कीटों के विकास के लिए उनकी वृद्धि होने से हम रोक सकते हैं। इस बवेरिया बार्सियाना, वर्सिनियम लकानी ये 2 शिलींध्र हमें पाउडर के रूप में मिलते हैं और द्रावण के रूप में भी मिलते हैं, मतलब लिक्विड। ये द्रावण के रूप में होने वाले बवेरिया बासियाना या वर्सिनिया लकानी 1 का आधा लीटर लेकर 2 किलो गुड़ में घोलकर इस मिश्रण को 48 घंटों तक 20 लीटर पानी में वृद्धि करके उसके बाद और 200 लीटर पानी मिलाकर पौधे अच्छी तरह भीगने तक छिड़काव करना चाहिए। इस द्रावण को हर 4 दिन में छिड़काव करने से इन कीटों के अंडे से निकलने वाली इल्ली
उसी अवस्था में ही इन सभी कीटों को ये शिलींध्र नियंत्रित कर देता है। आप अगर पहले छिड़काव में बवेरिया बासियाना और वर्सिनिया लकानी का छिड़काव करने के बाद रासायनिक पदार्थों कीटकनाशक का छिड़काव करेंगे तो बवेरिया बासियाना, वर्सिनियम लकानी ये शिलींध्र मर जाएंगे। इससे कुछ फायदा नहीं होगा। धीरज रखकर 4 से 5 बार इस द्रावण को हर 4 दिन छिड़काव करने से और सभी किसान छिड़काव करने से अच्छा फायदा होगा। आप ये याद रखिए कि सहजता से इन कीटों का निवारण करने के लिए आसपास के सभी किसान ये छिड़काव करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिर्फ एक किसान इस पद्धति को अपनाकर आसपास के दूसरी पद्धति से अपनाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि बगल के खेत में जो भी कीटक होंगे वो हमारे खेत में आ जाएंगे और यहाँ भी अंडे डालेंगे, जिससे फायदा नहीं होगा। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। थोड़े किसान बवेरिया बासियाना, वर्सिनिया लकानी का उपयोग करते हैं और आसपास के किसान ये नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसके अंडे से बाहर आने के लिए सिर्फ 3 दिन लगते हैं और इल्ली की अवस्था में 4 दिन रहेगा। उसके बाद उसे पंख आ जाएंगे। पंख आने के बाद ये कीटक 10 से 15 दिन जिंदा रहेंगे। इन 10-15 दिनों में ये हर जगह फैलेंगे। इसलिए कृपा करके कीटों का बायोलॉजिकल मेथड से नियंत्रित करने ही के लिए आसपास के सभी किसानों से बात करके उन्हें ये सभी लोगों की समस्या है और सभी लोग इसका उपयोग करेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो एक किसान ये पद्धति करने के बाद बाकी सब किसान नहीं करेंगे तो नुकसान। इसलिए आसपास के सभी किसान, जैसे कि 10-15 सभी किसान मिलजुल कर अंदाजन 1 महीने तक 5 से 6 बार हर 4-5 दिन में छिड़काव करने से हम इस ब्लैक थ्रिप्स के कीटों को लार्वा अवस्था में निवारण कर सकते हैं। जब भी कभी बवेरिया बासियाना और वर्सियाना लकाना छिड़काव करते हैं तो इल्ली अवस्था में इन कीटों का ऊपरी हिस्सा बहुत मुलायम होता है। उसके ऊपर ये शिलींध्र पहुंचकर उसकी मज्जा संस्था पर और उनकी पाचन क्रिया को निष्प्रभ कर देता है। इस तरह तब वो कीट मर जाते हैं। इस तरह उनको मारने के लिए बीच में रासायनिक दवा मत इस्तेमाल कीजिए। बवेरिया बासियाना पर भरोसा रखकर और बायोलॉजिकल मेथड पर विश्वास रखने वाले रासायनिक पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल मत कीजिए। थोड़ा धीरज रखिए। अगर आप 5-6 बार हर 4-5 दिन में ये छिड़काव करते जाइए और बाकी किसान छिड़काव करेंगे, सभी किसान मिलकर इस कीटक का निवारण कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ 1 या 2 किसान इसका इस्तेमाल करके दूसरे बाकी के किसान नहीं करेंगे तो उनके खेतों में पंख वाले कीट हमारे खेत में आकर अंडे डालेंगे ना, जिससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। अगर सहायता से नियंत्रण करना हो तो सभी को मिलना होगा। इतना ही नहीं, दाम लगाया होगा। इस तरह पट्टियों को जगह जगह लगाने से उन पर कीट चिपकर मर जाएंगे। ऐसे उपचार ज़्यादा कीजिए, लेकिन इस तरह बायोलॉजिकली नियंत्रण करने में मर्यादाएं कम होती है। फायदा मिलने के लिए हम में मर्यादाएं कम होती है। जैसे मैंने बताया है कि सिर्फ एक किसान ने इसका अमल करने से उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि आसपास के सभी किसान मिलकर यह करेंगे तो फायदा दिखाई देगा और आपके गम लगाए हुए पत्तियों को जगह जगह इस्तेमाल कीजिए। ये कीट मरने के लिए थोड़े किसान एक लैंप रखते हैं जिसके नीचे तेल या पानी रखते हैं। इससे ये कीट आकर्षित होकर उस तेल या पानी में गिरकर मर जाते हैं। ये तरीका भी
किसान अपना सकते हैं जिससे कीट मर जाएंगे। ये भी सभी किसानों ने मिलकर करने से फायदा होगा। फायदा पहुंचाने वाले कीट इन इल्लियों को खाकर इनको नियंत्रित भी करते हैं। अगर ये सभी करने से बाद भी कीट नियंत्रित नहीं हुए तो मतलब सभी किसान मिलकर 4 से 5 बार द्रावण को छिड़काव करने के बाद या वातावरण अनुकूल ना होगा या फिर आप इस पद्धति को अच्छी तरह से नहीं कर पाए, तब आपको ये करना है कि किसी भी परिस्थितियों में दूसरे किसान रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल करने की सलाह देंगे तो आप ऐसे बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन जैव उत्पादों में भी ऐसा करते हैं कि 2-3 प्रकार के पायरीथायरॉइड ट्राइड्स को ज़्यादा मात्रा में उनमें मिलाकर दे देते हैं, जिसका मूल्य 200 से 300 रुपये होगा। उसे 2,500-3 हज़ार में आपको बेचते हैं और उसके बाद बेचकर भाग जाते हैं। उनका कुछ भी नामो निशान नहीं रहता, आता पता नहीं रहता। सिर्फ उसके फायदे के लिए आपकी बेबसी से पैसा कमाते हैं। वैसे उत्पाद मत खरीदिए। आप एसिटामिप्रिड या इमिडाक्लोप्राइड या थायोमिथॉक्सन या प्रोफेनोफॉल या नीम का तेल, इन सभी को कम कीमत में ज़्यादा पानी में मिलाकर अंदाजन 150 से 160 लीटर प्रति एकड़ छिड़काव करते हैं। लेकिन ये ब्लैक थ्रिप्स कीट होने पर 200 से 250 लीटर पानी लेकर उसमें प्रति हेक्टर कितनी मात्रा में देता है उतना पैकेट के लेबल पर रहेगा। उसके मुताबिक लेकर उसे पानी में मिलाकर उन 200 से 250 लीटर पानी को अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए। महंगा उत्पाद मत खरीदिए। ये कम कीमत वाले उत्पादों का उपयोग करके ज्यादा पानी में मिलाकर हर 4-5 दिनों में छिड़काव करने से ये ब्लैक थ्रिप्स नियंत्रित हो जाएंगे। पिछले साल कई किसानों को 15 से 20 क्विंटल उपज मिली है। आप जल्दबाजी में अतिरिक्त कीटनाशकों को डीलर्स या कंपनी के लोगों को उसमें क्या है वह समझने बिना सिर्फ उनके फायदे के लिए बेचते हैं। कृपया ऐसे उत्पाद मत खरीदिए कि कीटों का प्रभाव ज्यादा हो तो डायनोटेब्लॉन या फिर बायोमेट्रोजिन या फिर इसके कॉम्बिनेशन में होने वाले उत्पाद या फिर समांतरा मिलीफ्रोम या फिर साइनोसाम, इनके कॉम्बिनेशन इनमें छिड़काव करने से थोड़ा नियंत्रण होगा मगर पूरी तरह से नहीं। रासायनिक पदार्थों से अंदाजन 60 से 80% कीटों को रोक सकते हैं। इतनी कीमती डाइनोसेफ्यूरॉन और बायोमेट्रोजाइम, समांतरा मिलीफ्रोम या फिर साइनोसाम के कॉम्बिनेशन में हमने प्रयोग करने पर भी सिर्फ 60% ही नियंत्रित कर सकते हैं। हर 10 से 20 दिन में कीट से पेस्टिसाइड छिड़काव करेंगे और बीच बीच में मैंने जो सस्ते वाले कीटनाशक जैसे एसिटामिलिप्रोम, इमिडाक्लोप्राइड, थायोमिथॉक्सन या प्रोफेनोफॉल 10,000 ABM EPM वाला नीम ऑयल या फिर फिप्रोनिल, इन सभी कीटनाशकों को ज्यादा पानी में घुलाकर छिड़काव करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ब्लैक थ्रिप्स नियंत्रित हो जाएंगे। कृपया इन ब्लैक थ्रिप्स कीटों को नियंत्रित रखने के लिए कड़ा संघर्ष करना चाहिए। मतलब जब भी किसान जो भी आसपास है वो सभी मिलजुल कर एकजुट होकर छिड़काव करने से इन कीटों को पूरी तरह निवारण कर सकते हैं। ये हर गांव में मिलजुल कर बात करके ये उपाय कीजिए। बायोलॉजिकल पद्धति या सहजता से इसका नियंत्रण करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया, बवेरिया बासियाना, वर्सिलियम लकानी, इन शिलींध्रों को पाउडर रूप में हो तो 1 से 2 किलो, 1-1 किलो लीजिए। द्रव रूप में हो तो आधा लीटर लीजिए। उन्हें गुड़ में मिलाकर 48 घंटों के बाद ज्यादा पानी में मिलाकर छिड़काव कीजिए। ये सभी किसान मिलकर करेंगे तो ही इल्ली अवस्था में होने वाले कीटों को हम नष्ट कर सकते हैं और उनके जीवन चक्र को रोकने से ही कीट वृद्धि को रोक सकते हैं। इस तरह करने से समस्या का परिष्कार हो सकता है। हमारी उपज बहुत कम से बढ़कर कम से कम 20 क्विंटल तक पहुंच सकता है। तो यह है
ब्लैक थ्रिप्स के प्रादुर्भाव से कैसे बचना है, उससे होने वाले नुकसान से कैसे बचना है, ये बताया है मैंने। ये ब्लैक थ्रिप्स ज़्यादातर फूलों में होने वाले पदार्थ जो रस होता है उसे चूस कर जीते हैं, या फिर अंकुरित पत्तों में जो रस होता है वो चूस कर जीते हैं। इस वजह से पौधा बड़ा नहीं होता और मुरझाता है। इस झुलसे इस वजह से फल धारणा में बाधा आती है और फल पूरी तरह बड़े नहीं होते। अगर बड़े हुए तो भी फल मुरझाते हैं और फसल में उसका आकार छोटा होता है। तो इस तरह का नुकसान और उपज की गुणवत्ता नहीं होती। इसलिए इन ब्लैक थ्रिप्स कीटों को नियंत्रित करने के लिए हर किसान और आसपास के सभी किसान एकजुट होकर नियंत्रित करेंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। नमस्कार। अभी तक अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को अपने किसान मित्रों तक पहुंचाकर उनको भी कृषि संबंधित समाचार पहुंचाइए। धन्यवाद।